नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। बड़ी खबर है जहां बता दें कि 30 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बरेली का दौरा है। IVRI के दीक्षांत समारोह में पहुंचेंगी द्रौपदी मुर्मू। PhD छात्रों को पुरस्कार वितरित करेंगी। CM योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी बता दें कि मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा रूट डायवर्जन। सुरक्षा के लिए दिल्ली लखनऊ से पहुंचेगी टीम और इसके साथ शहर में ट्रैफिक डायवर्जन लागू। प्रशासन ने सख्त इंतजाम किए हैं और इसके साथ ही DM SSP ने परखे सुरक्षा इंतजाम। बड़ी खबर है जहां बता दें कि बरेली के IVR में सोमवार को शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने आ रही है। इसके साथ ही कार्यक्रम को लेकर अंतिम तैयारी कर ली गई है। प्रशासन और पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दीक्षांत समारोह में बता दें कि शोधकर्ताओं को उपाधि और गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था में बता दें कि कई हजार पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी को लेकर पुलिस अधिकारियों ने जरूरी बैठक भी की, जिसमें बरेली के आसपास के कई जिलों के पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। इसके साथ ही अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा उत्तर प्रदेश रघुवीर लाल का बरेली आगमन पर पुलिस उप महानिरीक्षक बरेली ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बरेली का दौरा है और इसके साथ ही छात्र छात्राओं को बता दें कि पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। और इसके साथ ही बता दें कि तमाम व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, रूट को डायवर्जन किया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि बड़ी खबर है जहां कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बरेली का दौरा है और इसके साथ ही बता दें कि अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं और सुरक्षा में कोई भी कमी ना हो इसके लिए बता दें कि पुलिस अधिकारियों ने और इसके साथ ही जरूरी बैठक भी की गई जहां तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में खनन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विभाग को निर्देशित किया कि खनन कार्य को निगरानी के लिए तकनीकी संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए। साथ ही बता दें कि नीलामी प्रक्रिया को और भी अधिक पारदर्शी बनाया जाए। साथ ही निर्देश दिए कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए खनन कार्य किए जाए और स्थानीय लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। बैठक में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और राज्य के विभिन्न जिलों से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। लखनऊ में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यक्रम आयोजित किया गया और यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के 11 वर्ष होने पर आयोजित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। बता दें कि कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कार्यकर्ता, मदरसे के छात्र और प्रदेश भर से मदरसा शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया। वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बसित ने भी शिरकत की। वहीं इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। अल्पसंख्यक मोर्चा प्रधानमंत्री मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेगा। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का भव्य एवं गरिमामय कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय संपन्न हुआ। उस मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके नेता आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री परिषद ने किया है, उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ है। अल्पसंख्यक मोर्चा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेगा। ऐसा सर्वसम्मति से आह्वान हम सबने पूरे प्रदेश के मुसलमानों से किया है और ये आज ऐसा मौका है जब हर गरीब को माननीय मोदी जी ने आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है। अब मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री सर, बड़ी संख्या में मुसलमान यहाँ शामिल हुए, क्या लगता है विधानसभा के चुनाव में इनको टिकट दिया जाएगा? देखिए, अल्पसंख्यक मोर्चा जितनी बड़ी तैयारी कर लेगा उतनी बड़ी हिस्सेदारी अल्पसंख्यक मोर्चे को मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रविवार को मिर्जापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा परिवर्तन आया है। ग्राम परसिया में स्थित उत्तर प्रदेश पिंड धाम तीर्थ विकास परिषद के
शासकीय कार्यालय का आज शिलान्यास था। उस मौके पर आए आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश के अंदर पिछले 11 वर्षों में और राज्य में पिछले 8 वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन आया है। आप किसी क्षेत्र में उठाएंगे, सड़कों का जाल में देखेंगे उत्तर प्रदेश में और देश में, तो एक सड़कों का जाल बिछाया गया है। चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, 4 लेन हो, 6 लेन हो, 2 लेन हो। ट्रेनों का कनेक्टिविटी आप देखेंगे तो आज लगभग सभी ट्रेनों का अच्छी अच्छी ट्रेनें, अच्छे रेलवे स्टेशन, अपने एयरपोर्ट भी देखेंगे तो एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी। इसके कारण तीर्थ यात्रियों का भी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर तीर्थ यात्रियों का आना जाना, चाहे कॉरिडोर काशी विश्वनाथ का हो, चाहे माननीय विंध्यवासिनी मैया का धाम हो, आप देखेंगे तीर्थयात्रियों, प्रभु श्री राम का जन्मभूमि, आप देखेंगे तीर्थयात्रियों का हुआ है। आज कानून का राज है और विकास है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने शनिवार को लखनऊ में अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना और उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश में गरीबों के जीवन में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। तरुण चुग के मुताबिक 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मौजूद रहे और मोदी सरकार के सामाजिक कल्याण कार्यों की सराहना की गई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन के उसके ऊपर विचार गोष्ठी भी हुई। जिस तरह गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, 4 करोड़ गरीबों को घर मिले, 12 करोड़ गरीबों के घर पर रसोई गैस पहुंचा है, लगभग 12 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर पर शौचालय बना है, 15.5 करोड़ गरीबों को पीने का पानी नल से पहुंचा, 60 करोड़ के लगभग गरीबों को इंश्योरेंस का लाभ मिला। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन 26 मई 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज अल्पसंख्यक मोर्चे के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया गया कि जिन्होंने विश्व भर में भारत की चमक व दमक को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम के अंदर भारत विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाली आर्थिक शक्ति बना है। हम 5वें नंबर से अब 4थे नंबर पर पहुंचे। ऐसा है कि अब मदरसे के अंदर पूजनीय कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर लेकर नौजवान निकले हैं। मैंने यहाँ कई नौजवानों को सम्मानित किया है जिन्होंने खेलों में, एजुकेशन में बहुत बड़ा स्थान पाया। प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गौवंश आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार हर जिले में आत्मनिर्भर गौशालाएं, गो पैंट, जैविक खाद यूनिट और बायोगैस प्लांट स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत राज्य के 75 जिलों में 75 आत्मनिर्भर गौशाला स्थापित होंगी और हर गौशाला में गोबर से बने ब्लॉक और जैविक खाद और बायोगैस उत्पादन और गो पैंट निर्माण जैसी गतिविधियां संचालित होंगी। इस योजना से न सिर्फ पशु संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की भी उम्मीद है। लखनऊ से एक खबर है जहां बता दें कि समूह को मिलेगा रोजगार और इसके साथ ही बता दें कि गौशाला और 75 जिलों में गौशाला को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए नई पहल देखने को मिल रही है, जहां एक जनपद का एक नवाचार और गोबर से बनेगा बायोगैस प्लांट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि 29 जून को मन की बात के 123वें एपिसोड में देशवासियों से संवाद किया। इस कार्यक्रम को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुना और सोशल मीडिया एक्स पर सीएम योगी ने पोस्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार भारत की बता दें कि 64% से अधिक जनसंख्या अब किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना से संरक्षित है। यह भारत के सामाजिक न्याय और इसके साथ सुशासन की ऐतिहासिक उपलब्धि है। साल 2015 तक मात्र 25 करोड़ से भी कम लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंचती थी। आज भारतीयों तक सामाजिक सुरक्षा का सशक्त
कवच पहुंच चुका है और अर्थों में यह बता दें कि अमृतकाल है और सुरक्षा से सशक्तिकरण की इस प्रत्येक यात्रा के सारथी प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार। संविधान की प्रस्तावना पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हालिया बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग आरक्षण के खिलाफ हैं, लेकिन वोट खोने के डर से खुलकर इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, आरक्षण के खिलाफ कुछ लोग वोट खोने के डर से आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। वे सामाजिक न्याय की स्थापना के विरोधी हैं, क्योंकि सीधे बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वे धर्मनिरपेक्षता और समाज के खिलाफ बोल रहे हैं। ये तमाम लोग जो आरक्षण के खिलाफ हैं, वो सीधा सीधा वोट के डर की वजह से आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के खिलाफ हैं ये लोग, सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के खिलाफ हैं। इसलिए जब सीधा सीधा नहीं बोल पा रहे हैं तो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र और राज्य सरकारों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार का हर इंजन अब ईंधन की जुगाड़ में लगा है और निवेश की प्रक्रिया में एडवांस कमीशन की मांग की जा रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मौजूदा टैक्स प्रणाली ने व्यापारियों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। साथ ही कहा कि व्यापारियों के लिए यह कदम किसी इमरजेंसी से कम नहीं है। और इसके साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की। कहने को तो सरकार ये डबल इंजन की है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी थकते नहीं हैं ये कहते हुए कि डबल इंजन की सरकार है। अगर इनका काम करने का तरीका देखें तो सच्चाई जाने तो आज सरकार में हर इंजन ईंधन की जुगाड़ में लगा हुआ है। जितने भी इनके इंजन हैं सब ईंधन के जुगाड़ में लगे हुए हैं। वहीं व्यापारी साथियों ने यह भी संकल्प लिया है कि बिना खर्चे के अपने स्थानों पर बैठ करके समाजवादी पार्टी का प्रचार के साथ साथ चुनाव में पूरी जिम्मेदारी के साथ सहयोग करने का काम व्यापार सभा के लोग करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है हमारे व्यापारी साथियों की सुरक्षा, व्यापारी साथियों का सम्मान और उनके व्यापार को और सहूलियत मिले, उसके लिए सरकार में रह करके हम लोग कदम उठाने का काम करेंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर यह भरोसा दिलाया व्यापारियों को कि जितने भी उन्होंने फैसले लिए हैं, चाहे वो जीएसटी के हों या अन्य कानून के, ये कहकर के भरोसा दिलाया कि इसके लागू होने से, इसके सरलीकरण होने से व्यापार को लाभ पहुंचेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इन कानूनों ने हमारे व्यापारियों को जहां उलझाया है, वहीं व्यापार को भी संकट में डालने का काम इन गलत नीतियों के, इन गलत कार्यक्रमों के माध्यम से हुआ है। भाजपा के राज में इस भारतीय जनता पार्टी की राज में व्यापार, कारोबार आर्थिक सामाजिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। ये नए तरह की इमरजेंसी है व्यापारियों के ऊपर। ये ऐसा समय गुजर रहा है कि जहां पर आर्थिक सामाजिक आपातकाल लग रहा है। कल एक खबर हम लोगों ने अखबारों में पढ़ी और बहुत सारे जुड़े व्यापारी ये बात जानते होंगे, जहां अखबार में ही लिखा है और सरकार का ये आंकड़ा ये कहता है कि पिछले एक साल में 35,000 एमएसएमई कंपनियां बंद हुई हैं देश में। आप सोचिए कि जो सरकार ये कहती है कि हम व्यापारियों की सरकार है, हम कारोबार को बढ़ाने वाले फैसले लेते हैं, वहीं एक साल में जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है हमारे अर्थव्यवस्था की, एमएसएमई, वो 35,000 बंद हो गई हैं। जहां सरकार की जो मेंटलिटी है
काम करने का जो तरीका है वो जाहिर हो रहा है कि ये सरकार ट्रेड मेंटेलिटी से काम कर रही है, जिसमें प्रोडक्शन की कोई जगह नहीं है और जो गुड्स हैं, जो सामान है, उसके ट्रेड पे जोर दे रहे हैं। आप कल्पना करिए कि अगर इसी तरीके से अर्थव्यवस्था चलती रही तो वो हमारे जो कारोबारी हैं, उद्योग चलाने वाले लोग हैं, छोटे मोटे काम करने वाले हैं, उनकी हालत आने वाले समय में कैसी होगी। भदोही जनपद भारत की कालीन निर्यात क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में भदोही से सालाना 12,000 से 14,000 करोड़ का कालीन निर्यात किया जा रहा है, जो जिले की आर्थिक सशक्तता और कारीगरों की मेहनत का परिणाम है। सफलता के कुल कालीन निर्यात में अकेले भदोही की भागीदारी में 60% के करीब है। यह दर्शाता है कि भदोही न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के लिए भी एक कालीन उद्योग का मुख्य केंद्र बन चुका है। भदोही के हजारों कारीगर हाथ से बने कालीनों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय संस्कृति, कला और हस्तशिल्प की पहचान को मजबूत दे रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां यूपी में 8 AIS अफसरों का तबादला। और बता दें कि योगेश कुमार प्रभारी आयुक्त निवेदक सहकारी समिति बने, हीरालाल सचिव राष्ट्रीय एकीकरण विभाग बने और भवानी सिंह बता दें कि नगरौद विशेष सचिव राजस्व विभाग बने। और इसके साथ ही मुख्य विकास अधिकारी हरदौई बने। और बता दें कि MD पर्यटन विकास निगम का भी चार्ज और आलोक कुमार 3 को बता दें कि निर्देशक और हिंदी संस्थान का भी चार्ज दिया गया। राकेश सिंह द्वितीय मुख्य बता दें कि कार्यपालक अधिकारी बने हैं। और इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर है, जहां यूपी में 8 IAS अधिकारियों का तबादला देखने को मिला है। और इसके साथ ही बता दें कि सानिया छाबड़ा मुख्य। और इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि यूपी में 8 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि नई जिम्मेदारियां देखने को मिली है। यूपी में 8 IAS अफसरों का तबादला हुआ है। और इसके साथ ही बता दें कि नई जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आई है। यूपी में 8 IAS अफसरों का तबादला हुआ है। अपराध पर सख्ती के लिए चर्चित यूपी पुलिस ने कानपुर में इनामी अपराधी शाहिद पिच्चा को गिरफ्तार के बाद सड़कों पर जुलूस की तरह घुमाया। शहीद के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित था। 3 दिन पहले पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में शाहिद के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की एक कार्रवाई बता दें कि चमनगंज थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां का शहीद निवासी। और इसके साथ ही बता दें कि पुलिस ने शहीद को क्षेत्र में घुमाकर लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की कि अपराधियों के लिए शहर में कोई जगह नहीं है। इसके साथ ही कानपुर से एक खबर है, जहां इनामी बदमाश शाहिद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खबर आगरा से है, जहां 1 घंटे की तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। शहर के गली मोहल्लों से लेकर नेशनल हाईवे तक पानी भर गया है और कई इलाकों में जलभराव के हालात तालाब जैसे बन गए हैं। और बारिश इतनी तेज थी कि नाले और नालियां बता दें कि तालाब ओवरफ्लो हो गए। निचले इलाकों में गंदा पानी और घरों और दुकानों में घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग भी खासा नाराज आया, क्योंकि बता दें कि नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि कई दुकानों में पानी घुसने से सामान खराब हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम की ओर से समय पर नालों की सफाई नहीं की गई, जिससे बारिश का पानी बता दें कि बाहर नहीं पकड़ पाया और सड़कों पर ही जमा हो गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अभी से मिशन 2027 की तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा की नजर प्रदेश की उन सीटों पर है जिन पर पार्टी की पकड़ कमजोर है। सपा ऐसी एक सीट पर पार्टी के संगठन और उन तमाम वजहों की समीक्षा करने में जुटी है जो हार का कारण बन सकते हैं। इन सभी सीटों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई, जो चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा करेंगे, जिसके बाद अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को देंगे। और पार्टी में सुधार की कवायद तो वैसे 3 विधायकों के निष्कासन से शुरू हो चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि कैसे सपा अपने आप को जमीन स्तर पर मजबूत करती है। इसी को लेकर देखिए
जहां समाजवादी पार्टी ने गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज कुमार पांडे को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन तीनों विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए पार्टी की ओर से साफ कर दिया गया कि पार्टी की मूल विचारधारा के साथ समझौता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्टी ने इन्हें सुधरने का भी मौका दिया, लेकिन जब इनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया तो सपा ने इन्हें पार्टी से निष्कासित जाति समीकरणों की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं। समुदाय विशेष के प्रभावशाली लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। हर इलाके की लोकल पॉलिटिक्स को फिर से खंगाला जा रहा है। सपा अब कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। लोकसभा में बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बाद अखिलेश यादव अब विधानसभा में भी रफ्तार चाहते हैं। पार्टी जानती है अगर ये 108 सीटें जीत ली गई तो 2027 में सत्ता की राह खुल सकती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई जगहों पर पार्टी पुराने चेहरों को बदलने के लिए भी सोच रही है। परफॉर्मेंस बेस्ड टिकट की चर्चा है, यानी सिर्फ वफादारी नहीं, अब जीतने की क्षमता तय करेगी कि कैसे और किसे टिकट दिया जाए। लोकल नेताओं से बातचीत में भी साफ है कि समाजवादी पार्टी के इस बदले हुए रुख को जमीनी कार्यकर्ता भी गंभीरता से ले रहे हैं। कई जिलों में कार्यकर्ता खुद नए तरीके से मोर्चा संभालने को तैयार है। तो क्या समाजवादी पार्टी की 108 सीटों की तैयारी अखिलेश यादव के लिए 2027 का रास्ता आसान बनाएगी? क्या जमीनी मेहनत और पीडीए की ये नई रणनीति पुराने गणित को हिला पाएगी? अब ये सब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि समाजवादी पार्टी अब कोई चांस नहीं लेना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।